मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए ईडी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की इजाजत दी गई है। इस बात से किसी दूसरे को नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को परेशानी होने लगी। वे तुरंत कूदकर सामने आ गए और अपने तरीके से लोगों को बताने लगे कि अब केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी व्यापारी को जेल में डाल देगी। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे खतरनाक बताते हुए उम्मीद जताई है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से भी इसे वापस लेने की मांग की। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देगा तो ईडी उसे सीधा गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से फैलाई गई इस भ्रामक खबर को देखकर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल जीएसटी प्रणाली में भ्रम और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक सुधार है जिसने भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया है। और ईडी को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अदालतों की निगरानी में काम करती है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करती है। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटी नेटवर्क के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की गई जीएसटी चोरी की वसूली में मदद मिलेगी। इसके पहले केजरीवाल ने छोटे व्यापारियों को भी इससे खतरा बताते हुए कहा कि व्यापारी अब ईडी से ही बचता फिरेगा। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने इसके विरोध की अपील करते हुए कहा कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। केंद्र सरकार दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि एंटी करप्शन आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचारियों की संरक्षक पार्टी बन चुकी है। दिल्ली बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि जीएसटीएन को ईडी के तहत लेने का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लिया गया है और केजरीवाल जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जीएसटीएन और गैर लाभकारी संगठन है जो जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आईटी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्राप्त करता है। जीएसटीएन कोई कर प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, ये एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता है जो जीएसटी प्रणाली से सुचारू कामकाज को सक्षम बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के संकटों का समाधान हो सकता है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच की दूरियां कम हो सकती हैं। ये सब तब होगा जब दोनों गुट पार्टी के नाम और निशान पर अपना दावा ठोक रहे हैं और मामला चुनाव आयोग के पास है। फिर भी खबर है कि दोनों गुटों के बीच सुलह सफाई हो सकती है। असल में पीएम मोदी को अगस्त में पुणे के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने 1 अगस्त को आना है। इस कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही आमंत्रित हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देने वाले ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि पीएम मोदी को ये पुरस्कार उनके अनुकरणीय नेतृत्व और नागरिकों की देशभक्ति की भावना नागरिकों में पैदा करने के उनके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वहीं 2 गुटों में बंट चुकी एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनसीपी में हुई टूट के बाद पहला मौका होगा जब चाचा भतीजा एक ही मंच पर नजर आएंगे। पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुझाए गए 3 टेस्ट फॉर्मूले से एनसीपी पर किए जा रहे दावों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग इन्हीं मानदंडों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि ये जल्द होता नहीं दिख रहा है। पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जांच, पार्टी के संविधान की जांच और बहुमत की जांच, इन 3 मानदंडों पर दोनों गुटों के दावों को खरा उतरना होगा। जो इन मानदंडों को पूरा करेगा, एनसीपी पर उसी का कब्जा होगा। इसके बारे में सुनील अरोरा बताते हैं कि पहले मानदंड के अनुसार चुनाव आयोग ये देखता है कि क्या कोई गुट पार्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से भटका तो नहीं, जो उनके बीच मतभेदों के उभरने की मूल वजह है। दूसरे मानदंड में आयोग तय करता है कि क्या पार्टी उसके संविधान के हिसाब से चलाई जा रही है।
तीसरे में ये देखता है कि गुटों के बीच विधायिका और पार्टी संगठनात्मक ढांचे में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार को अमित शाह का डर बुरी तरह से सता रहा है। यही वजह है कि गठबंधन की बैठक में उन्होंने लालू यादव के करीबी सुनील सिंह पर बड़ा आरोप लगाया और उनके अमित शाह से मिलने पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि कौन किससे मिल रहा है ये मैं जानता हूं, लेकिन जिस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों पर बरस रहे थे, उसी वक्त नागमणि अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार का कुर्मी कोयरी समीकरण है, जिसमें वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नागमणि कुशवाहा इसी समीकरण की कड़ी हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद ये घोषणा की। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। नागमणि ने कहा कि उनकी शोषित इनकलाब पार्टी शीघ्र ही एनडीए का हिस्सा होगी। वे राज्य में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नागमणि ने कहा कि बिहार की जनता केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है। वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद की जोड़ी से भी ऊब चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता मन मिजाज से एनडीए समर्थक है। नागमणि कुशवाहा बिहार के क्रांतिकारी नेता दिवंगत जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। जगदेव प्रसाद की गिनती प्रमुख समाजवादी नेताओं में होती है। उन्होंने राज्य में शोषित वर्ग के लोगों के लिए आंदोलन छेड़ा था। 1947 में जगदेव बाबू अरवल जिले के कुर्था में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर जगदेव बाबू की हत्या की। वहीं पुलिस का कहना था कि आंदोलनकारी उग्र हो गए। पुलिस गोलीबारी में उनकी मौत नहीं हुई। हालांकि इस केस की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अमित शाह से मिलने के बाद जगदेव बाबू के बेटे नागमणि ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। नीतीश की पार्टी जेडीयू की अति पिछड़ा समाज के कुर्मी और कोयरी समाज के वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। इसे लवकुश समीकरण कहा जाता है। बिहार में इन मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसलिए बीजेपी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश पार्टी की कमान सौंपी है। अब नागमणि कुशवाहा भी एनडीए के साथ चले गए हैं तो नीतीश की मुश्किलें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आधी दिल्ली पानी में पहले से डूबी है। दूसरी तरफ से यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का खतरा करीब है और अरविंद केजरीवाल हैं कि बारिश को तो कभी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सबके लिए दोष दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में अब जगह जगह सड़कें भी धंसने लगी हैं। लेकिन केजरीवाल के पास हर सवाल का एक ही जवाब है और वो बहाना है। दिल्ली में शेरशाह रोड के पास सुबह सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे इंडिया गेट सी हैक्सॉन पर यातायात बाधित हो गया। यातायात पुलिस की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके बाद एलजीवी के सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में सीवर लाइन, पानी की निकासी और जल संरक्षण की योजना का अभाव राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव के लिए जिम्मेदार है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला किया। संबित पात्रा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा और कहा कि सीएम केजरीवाल की आदत है कि वो हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं। जब ये वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वोट मिलने के बाद हर चीज भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन दिल्ली को जब इनकी जरूरत पड़ती है तो ये दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने लगते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि शहर की आबादी 2014 के बाद से 50 लाख तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसके अनुरूप सीवर लाइनों और पानी की निकासी के लिए योजना तैयार नहीं की गई। इस वजह से बारिश के बाद शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। यमुना बाजार इलाके में यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ने की स्थिति का जायजा लेते हुए सक्सेना ने कहा कि अप्रत्याशित रूप से हो रही बारिश से निपटने के लिए पहले ही तैयारी करने की जरूरत थी। उपराज्यपाल ने प्रगति मैदान सुरंग, मिंटो रोड ब्रिज और जखीरा अंडरपास का भी निरीक्षण किया। दिल्ली में शेरशाह रोड के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। दिल्ली में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने के चलते कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। इधर दिल्ली में यमुना का जल स्तर 206 मीटर के निशान को पार कर गया है, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
दिल्ली में नदी का पानी अनुमान से काफी पहले खतरे के निशान 205 मीटर 33 सेंटीमीटर को पार कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में कौन कब किधर से खेल जाए कहना मुश्किल होता है, और वो भी मामला शरद पवार का हो तब तो ये अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि अब क्या होगा। फिलहाल अजीत पवार से हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश में शरद पवार लगे हुए हैं और अंदर ही अंदर सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। इसके लिए मैदान में अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार सामने आए हैं। श्रीनिवास पवार अजीत पवार और शरद पवार के बीच उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अजीत पवार ने अपने भाई श्रीनिवास पवार से मुलाकात की। ये खास इसलिए रही क्योंकि श्रीनिवास के बेटे इसके बाद शरद पवार के दफ्तर पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या चाचा भतीजा फिर एक होंगे या ये सिर्फ परिवार को एकजुट करने की कोशिश भर है। मुंबई में एनसीपी के दो गुटों के बीच ये अहम घटनाक्रम हुआ। पहले अजीत पवार अपने भाई श्रीनिवास पवार के घर पहुंचे, फिर श्रीनिवास के बेटे युगेंद्र पवार मुंबई में ही शरद पवार के घर पहुंचे। युगेंद्र पवार आधा घंटे तक शरद पवार के दफ्तर में रहे, जहां उनकी मुलाकात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले से हुई। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के बाद युगेंद्र पवार वापस अपने घर पहुंचे, जहां उनके पिता श्रीनिवास और चाचा अजीत पवार मौजूद थे। तीनों के बीच कुछ देर तक मीटिंग हुई, जिसके बाद अजीत पवार अपने बंगले देवगिरी पहुंचे। मुलाकातों के इस दौर में क्या चर्चा हुई, अभी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। एनसीपी जब दो फाड़ हो गई थी, तब शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर कई तरह की टिप्पणियां की। अब परिवार के अंदर हुई इस खींचतान को खत्म करने के लिए श्रीनिवास पवार सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास यहां शरद और अजीत के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करते हुए एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया। करीब 40 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ ये शिंदे सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने इस बार पार्टी पर भी दावा ठोका है और अपने गुट के साथ मिलकर खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। पार्टी के चाचा भतीजा गुट में बंटने पर बयानबाजियों का भी दौर चला। अजीत पवार ने शरद पवार को रिटायर होकर आशीर्वाद देने को कहा तो शरद पवार ने अजीत को खोटा सिक्का बताया। उन्होंने एक दूसरे से दगाबाजी की बात कही, लेकिन पार्टी पर कब्जे की जंग चलती रही। इस कहानी में अभी कितने मोड़ आना बाकी है, ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहले भी एक बार बगावत कर चुके हैं और बगावत के बाद वापस अपने चाचा के खेमे में जा चुके हैं। 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह शपथ ली थी, तब 80 घंटे में ही वे सरकार गिर गई थी, जिसके बाद अजीत पवार वापस अपने चाचा के खेमे में आ गए थे और बाद में उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम भी बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जंग छिड़ी हुई है। सपा कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी यूसीसी को लेकर हमलावर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी के विरोध में बयानबाजी की, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बयानबाजी मदरसा बोर्ड को अच्छी नहीं लगी। अब पर्सनल लॉ बोर्ड और मदरसा बोर्ड के बीच जंग छिड़ गई है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने यूसीसी की वकालत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ के चंद खानदानी लोग पूरे देश में नफरत का माहौल तैयार करते हैं। देश संविधान से चलेगा, न कि खानदान से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने कहा कि अभी तो लॉ कमीशन को सुझाव देना था, लेकिन इन लोगों ने मस्जिदों के मेंबर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मस्जिदों से ऐलान करना शुरू कर दिया, मस्जिदों को बदनाम करने लगे हैं। मस्जिदों के बाहर बार कोड्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनको छोटी छोटी चीजों पर विरोध करने की आदत है। जब पल्स पोलियो अभियान चला तो इनमें भी इन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। जब कोर्ट और सरकार ने लाउड स्पीकर की बात कही तो अजान खतरे में बता दी। ऐसे ही जब हिजाब के बारे में किसी ने कहा तो नकाब खतरे में पड़ गया। डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें अपनी बात ड्राफ्ट तैयार होने के बाद रखनी चाहिए थी। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि यूसीसी सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इसमें किसी को हटाने और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 30-35 लाख के करीब लोगों ने सुझाव भेजे हैं, इन्हें भी सुझाव भेजना चाहिए। मस्जिदों का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने मुसलमानों को लेकर कहा कि मुसलमान कौम हमारी बहुत सीधी और भोली भाली है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर खुश और बहक जाते हैं। ये लोग बहकाने का काम करते हैं।
ये एक संगठित गिरोह है जो समय समय पर मुसलमानों को गुमराह करता है ताकि चंद खानदानी लोग फले फूलें और आम मुसलमान जो दबा कुचला पासमानदा है वो ऐसे ही 3 तलाक और 4 विवाह में उलझा रहे। इसके साथ ही डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने कहा कि हिंदू लॉ संविधान से चल रहा है लेकिन पर्सनल लॉ खानदान से चल रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में अपना सियासी रसूख खोने वाले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस बहुत ज्यादा तोलमोल करने के मूड में नहीं है। अब तक महाअघाड़ी गठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस अचानक नंबर 1 पार्टी बन गई। ये तो महाराष्ट्र में इस मौके को जमकर भुनाना चाहती है। विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो कांग्रेस लेगी ही, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी मर्जी से ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सीटें देगी। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि 48 सीटों पर हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी कोई गठबंधन होगा तो हमारे साथी जो होंगे उनको हमारी पार्टी की ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस को मानने वालों का एक बड़ा वर्ग है। जो भी हमारा साथी होगा उसको इसका फायदा मिलेगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने ये बता दिया कि सीटों का उसका फॉर्मूला जिसे पसंद नहीं होगा उसके लिए गठबंधन के दरवाजे जाने के लिए खुले रहेंगे। पहले ही अपनी ताकत गंवा चुके उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास विकल्प बहुत कम हो जाएगा। पटोले ने कहा कि 17 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इसके 2 दिन पहले इस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा ये एक प्रोसेस है, चाहे विधानसभा हो, संसद हो या विधान परिषद हो। विपक्ष में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उस पार्टी के नेता को स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ता है। इसमें दावे जैसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर पूरे संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो बस यात्रा निकाली जाएगी जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में जो तीनों एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार, उसमें कैसे महाराष्ट्र की विचारधारा को खरीदने का काम किया गया ये जनता के बीच जाकर हम बताएंगे। मूल मुद्दा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का है। पटोले ने आरोप लगाया कि जब से नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है तब से ये बढ़ा है। बेरोजगारों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ी है। महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। गरीबों के इन मुद्दों को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता और सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही बीजेपी का रास्ता है। इसे हम जनता तक जाकर बताएंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में पार्टी को उसके पुराने गढ़ में फिर से मजबूत बनाने और जनादेश पर भारतीय जनता पार्टी के हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देने पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के राज्य प्रभारी एच.के. पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और कई अन्य नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।